हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ नीलम दांगी। आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमारा थर्ड पार्ट है सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पीय प्रश्न का। ठीक है, पार्ट 3। इससे पहले हमने 2 पार्ट अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं और उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, तो जैसे कि आप लाइव देख रहे हैं तो आप साथ के साथ कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताते रहिए। अगर कोई स्टूडेंट लाइव नहीं देख रहा है, वीडियो कॉल बाद में देख रहा है, तो भी आप आंसर लगाते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत मज़ेदार तरीके से। और उसके बैक में मैं तुम्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें, बेसिक चीज़ें इसके बारे में बताती हुई चलूँगी। ठीक है, जैसे देखिए हमारे क्वेश्चन है, इसके बारे में हम आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी, तो हम थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें उनके आसपास की आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, और चलिए शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सूत काटना उद्योग है, तो आप बताइए इसका आंसर। सूत काटना कुटीर उद्योग है, रसायन उद्योग है, आधारभूत उद्योग है। ये यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो बताइए आप इसका राइट आंसर क्या है जल्दी से। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है कुटीर उद्योग। ठीक है, सूत काटना एक कुटीर उद्योग होता है। तो जो कुटीर उद्योग होता है ये केवल मानवीय कार्य बल पर आधारित होते हैं। ठीक है, जो कार्य मानव घर पर करता है, जैसे सूत काटना, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाना। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये सभी कुटीर उद्योग होते हैं। ओके, तो जैसे सूत काटने की जगह यहाँ पर आ गया कि बर्तन बनाना, जैसे कुम्हार बर्तन बनाते हैं, तो ये कैसा उद्योग है, तो भी आप आंसर लगा सकते हो अगर आपको पता होगा कि कुटीर उद्योग क्या है। ठीक है, तो जो मानव कार्य करके मानव कार्य बल पर आधारित होते हैं और घर पर ही कार्य किया जाता है, तो उन्हें बोलते हैं कुटीर उद्योग। ठीक है, अब देखते हैं रासायनिक उद्योग क्या होता है। रसायन उद्योग क्या होता है, तो रसायन उद्योग होता है प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले जो रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है, उपयोग करके कुछ चीज़ें बनाई जाती है, तो वो रासायनिक उद्योग होता है। जैसे नमक, गंधक, कच्चे माल भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो इनका उपयोग करके जो बनाई जाती है, वस्तुएं बनाई जाती है, उद्योग खोले जाते हैं, तो वे रासायनिक उद्योग होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आधारभूत उद्योग क्या होते हैं। तो आधारभूत उद्योग, तो देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आधारभूत उद्योग जो लौह इस्पात उद्योग होते हैं, वे आधारभूत उद्योग होते हैं। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि लौह इस्पात उद्योग कैसे उद्योग है। ठीक है, तो वो होगा आधारभूत उद्योग, यानी जो ये उद्योग है ना, अन्य उद्योगों पर आधारित होते हैं। ठीक है, जैसे लौह इस्पात उद्योग है, लौह इस्पात है, हमने कच्चे माल से लौह प्राप्त किया, और लौह इस्पात उद्योग हो गया। और लौह इस्पात उद्योगों से भी हम और अन्य उद्योग बना सकते हैं, जैसे मशीन वगैरह बनाना, ये चीज़ें लोहे की बनती है। ठीक है, तो आप इनको बहुत ही अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में इनको ऐसे रिलेट करके तब इनको अच्छे से समझो। ठीक है, तो आपको समझ आया कुटीर उद्योग। ठीक है, जो मानवीय कार्यबल पर आधारित होते हैं। रसायन उद्योग जो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग करके होते हैं। आधारभूत उद्योग जिनसे अन्य उद्योगों का भी निर्माण होता है, जैसे लौह इस्पात उद्योग है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर इस टॉपिक से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से उसको लगा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है। प्रतिमा यानी मूर्ति है। यहाँ पे है ये नटराज की मूर्ति, नटराज। ठीक है, ये नटराज की है और ये भगवान बुद्ध की है, भगवान बुद्ध की। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है विष्णु की, नटराज की, भगवान वेंकटेश्वर की। ठीक है, और भगवान बुद्ध की। तो जो इसका राइट आंसर होगा आप बताइए जल्दी से, मैं आपके कमेंट पढ़ रही हूँ। वेरी गुड, नटराज की। ठीक है, जो चोल काल में मूर्ति की सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा थी वो नटराज की मूर्ति थी। देखिए ये ऐसी ये वाली नटराज की मूर्ति है, ये भगवान शिव तांडव करते हुए। ठीक है, और देखिए इसके बारे में एक थोड़ी सी बेसिक चीज़ है कि ये तांडव करते हुए शिव की मूर्ति है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह है सुल्तान जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया। यहाँ पर है इक्ता, इक्ता। ठीक है,
वह सुल्तान जिसने कारखानों को इख्तियार दिया। बताइए इसका आंसर क्या है। फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन और मोहम्मद तुगलक। ठीक है, आप बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश। ठीक है, वह सुल्तान जिसने कारखानों को इख्तियार दिया, इल्तुतमिश ने दिया। ठीक है, इल्तुतमिश ने कहा था कि जैसे कार्य के बदले, ठीक है, सैनिकों को कार्य के बदले हम पैसा ना देके, राशि ना देके हम भूमि दान करेंगे। ठीक है, तो ये प्रथा बनाई इल्तुतमिश ने भूमि दान देने की, और इस प्रथा को नाम दिया गया इक्ता। ठीक है, और जो ये थे अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश ने तो इसका निर्माण किया इक्ता प्रथा का, और जो अलाउद्दीन खिलजी थे इन्होंने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक है, और जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश के बारे में क्वेश्चन हो रहा है कि यह दिल्ली सल्तनत का फाउंडर था। ठीक है, देखिए यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बन रहा है कि दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन था, इल्तुतमिश। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को और ज़्यादा अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। तो बताइए इसका आंसर। 2.5 दिन का झोपड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है तो दिल्ली में, लाहौर में, अजमेर में, काबुल में। वेरी गुड, वेरी गुड, आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया है। 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है अजमेर में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी संवत चलाया गया। तो बताइए हजारी संवत किसने चलाया, बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा या शाहजहां द्वारा। ठीक है, बताइए। तो जो हजारी संवत चलाया गया अकबर द्वारा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र बताइए। दिल्ली में, आगरा में, सोनीपत में या फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, जल्दी बताइए आप इसका आंसर। तो जो खानवा का युद्ध प्रसिद्ध क्षेत्र है वह फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, फतेहपुर सीकरी में। तो देखिए जो खानवा का युद्ध हुआ था ये 16 मार्च 1527 ईस्वी में होता। 16 मार्च 1527 ईस्वी में, आप इसको भी याद रखिए। और ये बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और जो मेवाड़ का शासक था राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा के बीच में ये युद्ध हुआ था। और एक बात और कि खानवा के युद्ध के बाद मुगल काल की शुरुआत हुई। ठीक है, तो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया। आप बताइए इसका आंसर। मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, दुर्गादास ने, अहिल्याबाई ने, ताराबाई ने, जीजाबाई ने। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा से ताराबाई ने। ठीक है, आप इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा सभी को क्वेश्चन को। अगर आप साथ के साथ दोहराते हैं तो आपके साथ के साथ ये याद हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है 2, 4, 5 या 12। बताइए इसका आंसर। वेरी गुड आंसर आप सभी का 2 है, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा 2। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले को बदलने का अधिकार है, बदलने का अधिकार नहीं है, बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है और बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को है। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदलने का अधिकार है। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय है वह अपने फैसले को बदल सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा, एकता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप सभी ने इसका राइट आंसर बताया पहले ही, संपत्ति का अधिकार यह सबसे विवादित विषय रहा है मौलिक अधिकारों में, और इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा भी दिया गया था। ठीक है, वह बजट जिसमें आय
व्यय बराबर होता है, यानी आमदनी और खर्चा दोनों बराबर होता है। तो बताइए, जीरो आधारित बजट में, संतुलित बजट में, घाटे के बजट में, बचत के बजट में। देखिए इसका आंसर हमें क्वेश्चन से ही फील हो रहा है कि आय व्यय बराबर हो, जिसमें खर्च भी और आमदनी भी बराबर हो, तो वह तो संतुलित हो जाएगा संतुलित बजट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतुलित बजट में। घाटे के बजट में नहीं बता सकते, क्योंकि अगर घाटा जब होगा जब आमदनी कम होगी और खर्चा अधिक होगा, ठीक है। बचत जब होगी जब हमारी इनकम तो बहुत ज़्यादा होगी और खर्चा हमारा कम होगा, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा व्यय संतुलित बजट में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दामोदर घाटी योजना से संबंधित है। तो बताइए आप इसका आंसर। पश्चिम बंगाल में, असम में, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में और बिहार में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार तथा पश्चिम बंगाल में जो दामोदर घाटी योजना है, ये दामोदर नदी पर बनी है, तो बिहार तथा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी को इसका आंसर बताना है। 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। उत्तरी ध्रुव वर्त पर, दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव वर्त पर और केवल दक्षिणी ध्रुव वर्त पर। वेरी गुड, आप सभी ने इसका सही आंसर बताया है, उत्तरी व दक्षिण ध्रुव वर्त पर, ठीक है। तो जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, तो ये इसका हो जाएगा उत्तरी ध्रुव और ये हो जाएगा इसका दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो क्या होता है कि एक बार तो सूर्य इसके आगे की साइड में रहता है, जैसे एक साइड तो सूर्य आगे रहेगा और फिर ऐसे ही राउंड राउंड करते एक साइड सूर्य पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो जब आप ज्योग्राफी में इसको बहुत डिटेल से पढ़ोगे तब आपको अच्छे से वहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका ये वाला क्लियर हो जाएगा। तो क्या है कि 6 महीने एक ध्रुव पर दिन रहेगा और 6 महीने रात रहेगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए भी। उसे क्या कहते हैं? पठार कहते हैं, सिंधु पंख कहते हैं, महासागर धारा कहते हैं या प्रायद्वीप कहते हैं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रायद्वीप, ठीक है। देखिए जो हमारा भारत है, हमारा देश है, इसको भी हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो भारत है यह तीन ओर से महासागर से घिरा है, ठीक है। देखिए किस प्रकार, जैसे यहाँ पर इस साइड में ये जल है, इस साइड में भी, पूर्व साइड में, दक्षिण साइड में और पश्चिम साइड में, और एक तरफ इस साइड उत्तर साइड से यह धरातल से घिरा है और 3 साइड ये जल से घिरा है। तो इसलिए भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन देखिए, 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय, ठीक है। तो आपको ये भी पता चला कि प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है भारत को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है, ठीक है। जो मूंगफली की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी है वो है काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी में सबसे अधिक मूंगफली की खेती होती है। जो काली मिट्टी है ये ज्वालामुखी के फटने से जो लावा निकलता है और वह लावा ठंडा होकर काली मिट्टी के रूप में बनता है, ठीक है। उन्हें जो मूंगफली की खेती के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो उनसे प्रॉपर मिल जाती है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। तो इनमें बताइए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन ये आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये वहाँ भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैस्पियन सागर, लाल सागर, मर्द सागर या भूमध्य सागर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है इसका मर्द सागर। सर्वाधिक लवणता वाला सागर क्या है? मर्द सागर, ठीक है। देखिए इससे पहले एक झील हो रहा है, ये सागर की बात की गई है, यह सागर पूछा गया है। वान झील के बाद में सबसे अधिक लवणता वाला सागर क्या है? मर्द सागर, ठीक है। जो वान झील है, वान झील, ठीक है। वान झील भी सर्वाधिक लवणता वाली झील है। फिर उसके बाद क्या है कि वान झील के बाद मर्द सागर सर्वाधिक लवणता वाला सागर है, ठीक है। यहाँ पे सागर है और वहाँ पर झील है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, ठीक है। आप बताइए इसका आंसर।
तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए कि क्वेश्चन को कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? आप सभी का राइट आंसर ब शहनामा, ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा शहनामा। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के समय महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? शहनामा ने। देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और निकल रहा है। आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन निकल रहा है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अल बरूनी, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत कौन आया, ठीक है। तो अल बरूनी, ठीक है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत कौन आए? अल बरूनी, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तो इसका राइट आंसर बताइए। दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश व सैयद वंश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश व सैयद वंश। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ आपके, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दास वंश। कहा जाता है कि दास वंश यानी गुलाब वंश, ठीक है, दास वंश को गुलाब वंश भी कहा जाता है कि दास वंश में 11 शासक गुलाम रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको गुलाब वंश या दास वंश का नाम दिया गया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त से, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको इग्नोर ना करें तो आपके लिए इसमें फ़ायदा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश का संस्थापक था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो जो तुगलक वंश का संस्थापक था कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। अगर मैं सारे ऑप्शन पढ़ूंगी तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम जो आंसर है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। अब देखिए नेक्स्ट, तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था, ठीक है, बताइए इसका आंसर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर। जो हिंदू राज्य बना तुगलक काल में, जो पहला हिंदू राज्य बना उसका नाम था विजयनगर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेंसान किस उद्देश्य से भारत आया? तो देखिए क्वेश्चन में एक आंसर और छिपाया, क्वेश्चन और छिपाया है कि चीनी यात्री ह्वेंसान कौन था? चीनी यात्री था, ठीक है, चीन का था, ठीक है। ह्वेंसान कौन था? ये चीनी था, चीनी यात्री था। तो यह किस उद्देश्य से भारत आया था? बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, भारतीयों के जीवन का अध्ययन करने के लिए, भारत से चीनी राजदूत का कार्य करने के लिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए चीनी यात्री ह्वेंसान भारत आया था, ठीक है। अगर ह्वेंसान के बारे में लिखना हुआ तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं, ठीक है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय शैलों से। आग्नेय शैलों से यानी ये बहुत पुराना जो भारत के दक्षिण पठार है, तो ये अधिकांश बने हैं आग्नेय शैलों से, ठीक है।
तो अब देखिए इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आग्नेय शैल, रूपांतरित शैल और अवसादी शैल, अवसादी चट्टानें, तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और मैं इनके बारे में अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा बेसिक चीज़ें सब आपको बताती हुई जाऊंगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल है। वेरी गुड आंसर। आप सभी ने इसका सही आंसर दिया है ताजमहल। वेरी गुड। आप सभी ऐसे आंसर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी संकरी घाटी को कहते हैं? विसर्प, हिमोद, गार्ज या भड़गू? जिसका राइट आंसर हो जाएगा गार्ज, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी संकरी को घाटी, जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वत है, ठीक है, और जो ये इनके बीच का स्पेस है ढलान वाला, ये वाला स्पेस है, इसको घाटी कहते हैं। और इनके जो ये संकरी घाटी होती है, ठीक है, जो ये संकरी घाटी होती है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें गार्ज कहा जाता है। पूर्णिमा में अमावस्या तक यानी घटते चांद के पखवाड़े को क्या कहते हैं? जब चांद घटता है तो इसे क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। और जब चांद बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो आपने सुना होगा शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, आपने ये नाम तो सुना है, लेकिन इन्हें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्यों कहते हैं ये भी आपको आज पता चल गया कि पूर्णिमा से अमावस्या तक जब चांद घटता है, ठीक है, तो उस पखवाड़े को हम क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। और फिर अमावस्या के बाद में पूर्णिमा तक चांद बढ़ता है और पूर्णिमा तक चांद पूर्ण हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष। और जब चांद पूरा हो जाता है तब वो क्या होती है? पूर्णिमा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का प्रारंभ किया, ठीक है, बताइए इसका आंसर। जो गुप्त वंश का प्रारंभ किया, उससे पहले तो कोई चंद्रगुप्त नहीं होगा, तो गुप्त वंश का प्रारंभ किया चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। गुप्त वंश के बाद गुप्त आए, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, बाकी ये गुप्त बाद में आए। तो जो प्रथम होगा वो तो सबसे पहले ही आएगा। तो गुप्त वंश का प्रारंभ किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किसकी घोषणा की? भैरी-घोष, धर्म-घोष, भैरी-घोष तथा धर्म-घोष, इन दोनों की, या इनमें से कोई नहीं? जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा धर्म-घोष, ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धर्म-घोष की स्थापना की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? जो गुप्त काल की सोने की मुद्रा थी, इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था दिनार, ठीक है। आपको याद रखना है, जो गुप्त काल में सोने की मुद्रा होती थी उसको क्या नाम दिया गया था? दिनार। जैसे यहाँ पर हमारी ये मुद्रा, इसको क्या नाम दिया? इसको क्या कहते हैं? रुपया। हमारी मुद्रा है रुपया, ठीक है, और गुप्तकालीन मुद्रा थी दिनार। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? महमूद गजनवी और पृथ्वीराज के बीच। मोहम्मद बिन कासिम और पृथ्वीराज चौहान के बीच। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वह हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह राजस्थान में, ठीक है। इसके बारे में आपको जब जैन धर्म के बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे तो आपको वहाँ इसके बारे में बेसिक चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, या किसने बनवाया, क्यों बनवाया, ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, और क्या इसका इतिहास रहा, ठीक है। आपको वहाँ इसको अच्छे से समझने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? आप बताइए इसका आंसर। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम, ठीक है, महाबलीपुरम। जो पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर था,
तो उसका निर्माण कहाँ हुआ? महाबलीपुरम पर। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव, जयसी, अमीर खुसरो या इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा गीत गोविंद के जो रचयिता है वे है जयदेव, जयदेव। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्ण देव राय के दरबार में 8 दिग्गज थे। ठीक है, कृष्ण देव राय के दरबार में जो 8 दिग्गज थे उन्हें 8 दिग्गज किन्हें कहा गया? 8 मंत्री को, 8 महान सेनापति को, 8 तेलुगु कवि को या 8 परामर्शदाता को। ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 तेलुगु कवि को। ठीक है, 8 दिग्गज कहा गया 8 तेलुगु कवि को। ठीक है, आप अच्छे से इसको याद रखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसूनी पवनें कहलाती है नियतवाही पवन, स्थल पवन, मौसमी पवन या सागरीय पवन। जो मानसूनी पवनें होती है या मौसमी पवनें होती है। ठीक है, आप सभी ने इसका सही आंसर बताया। मानसूनी पवनें क्या होती है? मौसमी पवनें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा पाई जाती है। ये तो आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रही है कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है 78%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 66.5 डिग्री से ध्रुवों के मध्य पाए जाने वाला ताप कटिबंध है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन देखिए पहले इसके, शीतोष्ण, शीत, उष्ण या इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा उष्ण। 66.5 डिग्री से 66.5 डिग्री से ध्रुवों के मध्य पाए जाने वाला जो ताप कटिबंध हो जाएगा वह हो जाएगा उष्ण। यहाँ सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में सूचियाँ है। तो भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ है और 12 है अनुसूचियाँ है। ठीक है, क्या है? 3 सूचियाँ है और 12 अनुसूचियाँ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? तो अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार बनाता है शेयर। ठीक है, शेयर मार्केट के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि शेयर मार्केट, शेयर गिर गए, शेयर के दाम बढ़ गए ये। ठीक है, तो जो अर्थव्यवस्था में पूंजी बाजार बनाता है वो होता है शेयर। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का। ठीक है, मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का। बताइए क्या इसका? जो मूल्य मापक का कार्य है वह मुद्रा का प्रमुख कार्य है। ठीक है, मुद्रा का क्या कार्य है? मुद्रा का कार्य, देखिए क्वेश्चन को समझिए। मुद्रा का कार्य क्या है? मूल्य मापक का। ठीक है, आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आग्नेय शैल है, रूपांतरित शैल है और अवसादी शैल है, तो थोड़ा इनके बारे में हम जान लेते हैं कि आग्नेय शैल क्या होते हैं। अगर आपको पता होगा कि आग्नेय शैल क्या होते हैं तो इससे जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आप उसको अच्छे से लगा सकते हैं। तो आग्नेय शैल क्या होता है कि जब ज्वालामुखी से लावा बाहर निकलता है और बाहर निकलकर लावा ठंडा होकर जम जाता है। ठीक है, तो इस जो लावा बाहर निकलकर ठंडा होकर कठोर रूप में जम जाता है तो इस प्रकार वह चट्टान का रूप धारण करते हैं और इसे क्या कहते हैं? इसे आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक है, एक खास बात और कि आग्नेय शैलों में जीवाश्म नहीं होता। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि आ जाता है कभी कभी कि आग्नेय शैल कौन, मतलब जीवाश्म किस में नहीं होता? आग्नेय शैल, अवसादी शैल, रूपांतरित शैल, इस प्रकार जीवाश्म नहीं होता क्योंकि ये बहुत अधिक गर्म रहता है और जो जीवाश्म होता है वह भी पिघल कर जम जाता है। ठीक है, तो जीवाश्म नहीं रहता, जमता उनके बीच में। एक होता है अवसादी चट्टानें। ठीक है, अवसादी चट्टानें क्या होती है कि जब ये आग्नेय शैल, आग्नेय चट्टानें ठंडी होकर जम जाती है और उसके बाद में जैसे मतलब कुछ प्राकृतिक घटनाओं से, जैसे भूकंप से, ये चट्टानें टूटकर समतल रूप में जम जाती है। ठीक है, ये चट्टानें टूटकर समतल रूप में जम जाती है और जैसे ये चट्टानें कई समतल रूप में जम जाती है तो उनके बीच में जीवाश्म भी जम जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं। फिर आता है आपका रूपांतरित चट्टानें आती है। रूपांतरित चट्टानों के बारे में हमने इससे पहली वीडियो में क्वेश्चन अच्छे से देखा था कि
जो संगमरमर होती है वह रूपांतरित चट्टान से बनती है। ठीक है, जैसे चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण हुआ तो वे क्या हो गए, रूपांतरित चट्टानें हो गए। जैसे चट्टानें टूटकर दूसरे रूप में बनते हैं तो उसका पूरा रूप ही बदल जाता है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज हुई थोड़ी सी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना होगा। ठीक है, इसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया हुआ है। अगर नहीं होता है तो आप टेलीग्राम पर जाकर ऑनलाइन शिक्षण DLED से उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पर ये सभी PDF प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।